हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक सर बायोलॉजी में स्वागत। अब हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चल रहा था अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके 3 चरण थे। पहला पढ़ लिया था हमने C3 चक्कर। आज उसका दूसरा चरण पढ़ेंगे C4 चक्कर, एज स्लेग चक्कर। देखिए, दूसरा रहेगा आज का अपना पहला टॉपिक एज स्लेग चक्कर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं C4 चक्कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेज स्लेग चक्कर ये क्या है, वैज्ञानिक के ही नाम है। हेज स्लेग उनके नाम के आधार पर इसका क्या किया, नामकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले 2 वैज्ञानिक आए थे। ये वैज्ञानिक आया था कैप्रिलो। वैज्ञानिक कौन आए थे, कैप्रिलो आए, जिन्होंने किसके अंदर, मक्का के पादप के अंदर, किसके पादप के अंदर, मक्का के पादप के अंदर खोजा था। किसको खोजा था, C4 चक्कर को। उसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया था कोर्टचाक। कौन आया था वैज्ञानिक, कोर्टचाक, जिन्होंने गन्ने के पादप के अंदर, किसके, गन्ने के पादप के अंदर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मक्के व गन्ने के पादप की पत्तियों के अंदर क्या देखा कि जो प्रथम स्थायी उत्पाद है CO2 के अपचयन के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का बनता है। कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का। कैप्रिलो व कोर्टचाक ने क्या देखा कि जो मक्के व गन्ने की पादप की पत्तियां हैं उसमें CO2 के अपचयन के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का बनता है। कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का। इसलिए इसको क्या बोला था, C4 चक्कर बोला था। क्या बोला था, C4 चक्कर बोला था। अब ये पादप कौन कौन से पादपों के अंदर पाया जाता है, तो जैसे देखिए एक बीजपत्री पादप हो गया। एक बीजपत्री पादप कौन कौन से के अंदर, जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, उसके अलावा बाजरा हो गया। ठीक है, इनके अंदर कौन सा चक्कर पाया जाता है, C4 चक्कर पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, द्विबीजपत्री पादप। कौन सा, द्विबीजपत्री पादप, जिसके अंदर कौन कौन से हो गए, जैसे अमर बेल हो गया, अमर बेल हो गया, उसके अलावा नागफनी हो गई। ठीक है, इसके अंदर भी कौन सा चक्कर चलता है, C4 चक्कर चलता है। और C4 चक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दौरान जो CO2 के अपचयन के दौरान, CO2 के अपचयन के या स्त्रीकरण के दौरान जो बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। और 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। कि जो C4 चक्कर है उसके दौरान या CO2 के स्त्रीकरण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। और 4 कार्बन का क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C4 चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C4 चक्कर बोलते हैं। और इसके दौरान जो C4 पादप की पत्तियां हैं, C4 पादप की पत्तियां हैं, उसके अंदर 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। C4 पादप की पत्तियों के अंदर क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब कौन कौन सी पाई जाती है वो देखिए अपन। किसके पादप के अंदर, C4 पादप की पत्तियों के अंदर क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अपन इसकी संरचना से समझते हैं। मान लो अपने पास कोई पत्ती की संरचना है। किसकी पत्ती की संरचना है, C4 पादप की पत्ती की संरचना। इसके अंदर क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। गोलाकार संरचनाएं जो क्या होती है, इसकी कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं के अंदर अन्य छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह से प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर इस तरह से क्या पाई जाती है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, स्वहनपुल बोलते हैं। ठीक है, जो गोलाकार संरचना, इसके अंदर अन्य जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, स्वहनपुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वहनपुल बोलते हैं। और स्वहनपुल के चारों तरफ जो झिल्लीनुमा संरचना है उस पूरी को क्या बोलते हैं, उस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, पर्ण आच्छद कोशिका। क्या बोलते हैं, पर्ण आच्छद कोशिका। इस पूरी कोशिका को क्या बोलेंगे, पर्ण आच्छद कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, बंडलशील कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन कोशिकाओं के चारों तरफ, इन कोशिकाओं के चारों तरफ अन्य कोशिकाएं भी क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इस तरह से, ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, मीजोफिल कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोफिल, या क्या बोलते हैं, पर्ण मध्योत्तर कोशिका। क्या बोलते हैं, पर्ण मध्योत्तर कोशिका, या इसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल कोशिका भी इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जो C4 पादप है उनकी पत्तियों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है पर्ण आच्छद और दूसरी कौन सी होती है,
पर्ण मध्योतक कोशिका। और पर्ण मध्योतक को क्या बोलते हैं? मीजोफिल। और पर्ण असत कोशिका को क्या बोलते हैं? बंडल सेल की कोशिका बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो C4 पादप है उनके अंदर, उनके हरित लवक के अंदर, उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो प्रकार की, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कितने प्रकार की? दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है C4 पादप है उनमें क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार। कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा? पहला क्या होता है? छोटा होता है। पहला क्या होता है? संरचना में छोटा होता है और ग्रेना युक्त होता है। पहला क्या होता है? छोटा व ग्रेना युक्त होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है आकृति में तो, और ग्रेना क्या होता है? विहीन होता है। ग्रेना विहीन होता है। ठीक है, तो जो छोटा व ग्रेना युक्त होता है, छोटा व ग्रेना युक्त होता है, ये कौन सा होता है? बड़ा व ग्रेना विहीन। जो छोटा व ग्रेना युक्त होता है वो कौन सी कोशिका के अंदर पाया जाता है? पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर। जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट छोटा व ग्रेना युक्त होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर। और जो बड़ा व ग्रेना विहीन होता है वो कौन सी के अंदर पाया जाता है? पर्ण आच्छादित कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे ग्रेना को बता रहा है। किसको बता रहा है? ग्रेना को बता रहा है। अब ग्रेना क्या था? हरित लवक की कोशिका। ठीक है, हरित लवक की कोशिका जिसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं बन रही थी, एक तो थी ग्रेना और दूसरी कौन सी थी? स्ट्रोमा। लेकिन हमने पढ़ा था एक थी प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी थी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया किसके अंदर चल रही थी? ग्रेना के अंदर। प्रकाशिक अभिक्रिया किसके अंदर चल रही थी? ग्रेना के अंदर। और ग्रेना किसके अंदर पाया जाता है? पर्ण मध्योतक। तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरा कौन सा? ग्रेना विहीन। और ग्रेना विहीन कौन सा था? स्ट्रोमा वाला भाग। और स्ट्रोमा वाले भाग में कौन सी चली थी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ठीक है, पर्ण मध्योतक के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया और पर्ण आच्छादित के अंदर कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन सा भाग? C4 चक्र। तो C4 चक्र किसमें चलता है? पर्ण आच्छादित में चलता है। लेकिन साथ में ये किसमें? पर्ण मध्योतक में भी चलता है। ठीक है, इन दोनों में चलता है। ये पर्ण मध्योतक में भी चलता है और पर्ण आच्छादित में भी चलता है। ठीक है, और जो C4 पादप है उनकी पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? क्रेन्स शारीरिकी या क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रेन्स शारीरिकी या क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं उसको। क्रेन्स शारीरिकी या इसको क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी। इसको जो C4 पादप है उसमें क्या पाई जाती है? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनके आधार पर उनको क्या बोलते हैं? क्रेन्स शारीरिकी या क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना C4 चक्कर। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम डायग्राम के। अब बनाएंगे अपने C4 चक्कर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केन चक्कर। तीन चक्कर अपने थे। अप्रकाशिक के अंदर सबसे पहला था केल्विन बेंसन चक्कर, जिसको अपने पढ़ लिया। तो दूसरा भी चल रहा है हेज-स्लेक चक्कर। उसके बाद में तीसरा बचेगा केन चक्कर। ठीक है, तो अब देखिए हेज-स्लेक चक्कर का पूरा डायग्राम देखिए। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए अपने पास क्या पाई जाती है? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो थी पर्ण मध्योतक कोशिका। कौन सी थी? पर्ण मध्योतक कोशिका थी, या इसको क्या बोल सकते हैं? मीजोफिल कोशिका। और दूसरी अपने पास कौन सी थी? पर्ण आच्छादित कोशिका थी। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि सबसे पहले अपने पास एक ग्राही कार्य करती है। क्या कार्य करती है? ग्राही कार्य करती है। और ग्राही कौन सी कार्य करेगी? C4 चक्कर के अंदर। C4 चक्कर के अंदर सबसे पहले ग्राही कौन सी कार्य करती है? तो सबसे पहले ग्राही कार्य करती है फास्फोइनोल पाइरुवेट, PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की। कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की। और अपने चक्कर कौन सा पटे? C4, जिसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। और अपने पास कार्बन कितने आ रहे हैं? 3। लेकिन 3 कार्बन से उत्पाद बनेगा नहीं, तो एक कार्बन रंध्रों के द्वारा कहां से आएगा? वातावरण से आएगा। ठीक है, टोटल कार्बन कितनी हो गई? 4 कार्बन। और 4 कार्बन से क्या बनेगा? प्रथम स्थायी उत्पाद। और प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम कार्य करता है? कार्बोक्सिलेज क्या करता है? एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी हो रही है? कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा? कार्बोक्सिलेज। और अभिक्रिया कौन सी हो रही है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद में एक पॉइंट
ठीक है। ये जो पर्ण आच्छादित कोशिका होती है, यहाँ पे समझना कि जो पर्ण आच्छादित कोशिका होती है वो गैसों के लिए क्या होती है, अविलेय। गैसों के लिए क्या होती है, अविलेय होती है। लेकिन अपने को तो किसको प्रवेश कराना है, गैस को ही प्रवेश कराना है ना, CO2 को प्रवेश कराना है। तो सीधा तो गैस इसके अंदर प्रवेश करा नहीं सकते, ठीक है। तो अपने को इसको क्या करेंगे, उत्पाद के रूप में चेंज करेंगे। किसके रूप में चेंज करेंगे, उत्पाद को। फिर उत्पाद को इसके अंदर क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो अपने उत्पाद क्या बनाएंगे, मेलेट बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा, मेलेट बनेगा, ठीक है। प्रथम उत्पाद क्या बनेगा, प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके बाद नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, मेलेट बनेगा, जो किसके अंदर प्रवेश करेगा, पर्ण आच्छादित कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। और जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। और उसके अलावा जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक प्रकाशिक और दूसरी कौन सी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी व NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। एटीपी व NADPH2 का क्या होता है, निर्माण। जल के अपघटन के दौरान क्या होता है, एटीपी व NADPH2 का क्या होता है, निर्माण। लेकिन CO2 के अपचयन के लिए, CO2 के अपचयन के लिए क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो NADPH2 होता है, NADPH2 होता है, उसका क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। वो किस में टूट जाएगा, NADP+ में टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेलेट को किसके अंदर प्रवेश कराएंगे, पर्ण आच्छादित कोशिका के अंदर। अब मेलेट को किसके अंदर प्रवेश करा दिया, पर्ण आच्छादित कोशिका। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब अपन ने क्या कर दिया कि जो अपने पास गैस थी उस गैस को क्या कर दिया, पर्ण आच्छादित कोशिका के अंदर क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। लेकिन हमने प्रवेश किस रूप में कराया, उत्पाद के रूप में। किस रूप में करवाया, उत्पाद के रूप में, क्योंकि सीधा गैस तो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि गैसों के लिए क्या होता है, ये अविलेय होता है, ठीक है। अब उस गैस को क्या कर देंगे, यहाँ पे अलग कर देंगे। गैस को क्या कर देंगे, अलग। यहाँ से एक CO2 क्या हो जाएगा, अलग। और उसके अलावा जो अन्य 3 कार्बन बचेंगे, उन 3 कार्बन से किसका निर्माण होगा, पाइरुवेट का निर्माण। किसका निर्माण होता है, पाइरुवेट का निर्माण होगा, ठीक है। फिर पाइरुवेट कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का। समझ में आ रहा है ना, कि एक CO2 यहाँ से अलग हो गया, उसके अलावा बचे 3 CO2 थे, वो किसका निर्माण करते हैं, पाइरुवेट का निर्माण करते हैं। फिर पाइरुवेट वापस किसके अंदर प्रवेश करेगा, पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर। किसके अंदर प्रवेश करेगा, पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर, पाइरुवेट, ठीक है। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ATP किस में टूट जाएगा, ADP+IP में टूट जाएगा। इसका मतलब ATP का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पाइरुवेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का इसके अंदर प्रवेश करा देंगे, पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर, ठीक है। फिर पर्ण मध्योतक कोशिका से पाइरुवेट किसके अंदर वापस चला जाएगा, PEP, फास्फोइनोलेट पाइरुवेट के पास। और यहाँ पे फिर किसका, NADPH2 क्या हो जाएगा, उपयोग किया जाएगा इसका, NADP+, ठीक है। अब देखो अपने क्या किया कि पाइरुवेट को किसके अंदर चेंज कर दिया, पाइरुवेट को किसके अंदर प्रवेश करा दिया, पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर। और फिर किसके साथ मिला दिया, जो अपने पास प्रथम ग्राही थी, फास्फोइनोलेट पाइरुवेट, ठीक है। अब इस तरह से क्या चलता है, C4 चक्कर चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना कि जो अपने एक CO2 क्या किया था, अलग किया था। एक CO2 क्या किया था, अलग किया था। वो CO2 किसके पास जाएगा, आगे C3 चक्कर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, C3 चक्कर के साथ जाएगा, केल्विन बेंसन चक्कर के पास जाएगा। और जिसके पास जाने के बाद वो किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यहां तक कौन सा चक्र चल रहा है, C4 चक्कर। लेकिन CO2 जैसे ही अलग होगा, अलग होने के बाद किसके पास चला जाता है, C3 चक्कर के पास चला जाता है। और किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है या शर्करा का निर्माण करता है, ठीक है। ये था अपना C4 चक्कर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना C4 पादप व C4 चक्कर की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं देखिए, नेक्स्ट अपना टॉपिक है C4 पादप व C4 चक्कर की विशेषताएं। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग अपनी C4 चक्कर व C4 पादप की विशेषताएं। अब देखिए इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए कि जो C4 चक्कर है, सबसे पहला पॉइंट कि जो C4 चक्कर है उसके संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए या उसके CO2 के अपचयन के लिए कम CO2 की सांद्रता पर भी क्या हो जाता है, ये संपन्न हो जाता है। जो C4 चक्कर होता है वो CO2 की कम सांद्रता पर भी क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो C4 चक्कर है वो CO2 की कम सांद्रता पर भी क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो C4 चक्कर है
ठीक है, C4 चक्कर है उसके दौरान जो प्रथम ग्राही होती है अपने पास, प्रथम ग्राही कौन सी होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होती है। कौन सी होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो CO2 की कम सांद्रता पर, जो CO2 की कम सांद्रता पर क्या होती है, क्रियाशील होती है। CO2 की कम सांद्रता पर क्या होती है, क्रियाशील होती है। समझ में आ रहा ना। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि जो C4 चक्कर है वो CO2 की कम सांद्रता पर भी क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो C4 चक्कर है उसके दौरान जो प्रथम ग्राही कौन सी है, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो CO2 की कम सांद्रता पर क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि जो C4 चक्कर है वो पर्ण मध्योतक व पर्ण आचत दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, संपूर्ण होता है। पर्ण मध्योतक और दूसरा कौन सी कोशिका प्लस में पर्ण आचत दोनों कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना, कि जो C4 चक्कर है, कौन सा, C4 चक्कर है। देखो तीसरा पॉइंट कौन सा था, C4 चक्कर क्या होता है, पर्ण मध्योतक व पर्ण आचत दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो C4 चक्कर है वो प्रकाश शोषण क्या होता है उसके अंदर अनुपस्थित होता है। प्रकाश शोषण उसके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जो C4 पादप है, लास्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, कि जो C4 पादप है वो कम तापमान व कम जल में भी क्या हो सकते हैं, C4 पादप को उगाया जा सकता है, कम जल में भी उगाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, C4 पादप क्या होता है, CO2 की कम सांद्रता में भी क्या हो सकता है, संपन्न हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि C4 चक्कर के दौरान जो प्रथम ग्राही फास्फोइनोल पाइरुवेट होती है वो CO2 की कम सांद्रता पर भी क्या हो सकता है, क्रियाशील हो सकता है। दूसरा, C4 चक्कर के दौरान क्या होता है, पर्ण मध्योतक व पर्ण आचत दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, पूर्ण होता है। चौथा पॉइंट कि जो C4 चक्कर है उसके अंदर प्रकाश शोषण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि जो C4 पादप है वो कम तापमान पर कम जल में भी क्या हो सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सफल पादप बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सफल पादप बोलते हैं। किनको, C4 पादपों को। ठीक है, उसके अलावा अपना लास्ट टॉपिक रहेगा C3 व C4 चक्कर में अंतर। आज का अपना लास्ट टॉपिक है C3 व C4 चक्कर में अंतर। देखिए C3 और C4 चक्कर में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये इसका टेम्परेचर कितने तापमान पर क्या होता है, या कितने तापमान पर संपन्न होता है। तो C4 चक्कर होता है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, संपन्न होता है। और C4 चक्कर 30 से 40 डिग्री तापमान पर क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट कि जो C3 चक्कर है उसके अंदर क्या होती है, क्रेन सारिणी क्या होती है, अनुपस्थित। क्रेन सारिणी क्या होती है, इसके अंदर अनुपस्थित होती है। इसके अंदर, किसके अंदर, C3 चक्कर के अंदर। लेकिन C4 चक्कर के अंदर क्या आती है, क्रेन सारिणी उपस्थित होती है। क्या, क्रेन सारिणी। और क्रेन सारिणी क्या थी कि जो C4 पादप है उनकी कोशिकाओं के, उसकी पत्तियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पर्ण मध्योतक व पर्ण आचत। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C4 क्रेन सारिणी बोलते हैं। और C3 चक्कर के अंदर क्रेन सारिणी अनुपस्थित और इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर प्रकाश शोषण उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर प्रकाश शोषण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अंदर C4 चक्कर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का। लेकिन इसके अंदर कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का। ठीक है, इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, 3PJ 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रथम ग्राही कार्य करती है, इसके अंदर जो प्रथम ग्राही कार्य करती है वो कौन सी होती है, RUBP होती है। कौन सी होती है, RUBP। लेकिन इसके अंदर जो प्रथम ग्राही होती है वो क्या होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होती है। ये थे इसके अंतर। सबसे पहला अंतर ये 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संपन्न होते हैं, ये 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, संपन्न। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो C3 चक्कर है उसके अंदर क्रेन सारिणी क्या होती है, अनुपस्थित, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रकाश शोषण उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके अलावा
कि जो C3 चक्कर है उसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का, और इसके अंदर क्या बनता है, 4 कार्बन का। और इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और इसके अंदर प्रथम ग्राही कौन सी कार्य करती है, RuBP कार्य करती है। और इसके अंदर कौन सी करती है, फास्फोइनोल पाइरूवेट करती है। ठीक है, ये था C3 व C4 चक्कर में अंतर। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।